हेलो गाइस, मैं रोहित सर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज ये लाइव क्लास चल रही है। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और एक दूसरे को शेयर करिए, जिससे इस सेशन को अच्छे से सभी लोग बेहतरीन सुविधा पा सकें। और जो ये लाइव क्लास है वो बोर्ड एग्जाम परीक्षा के लिए है, जो कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर विलियन का क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग जुड़िए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सभी को सुविधा मिल सके। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि विलियन चैप्टर का शॉर्ट नोट्स है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रखा गया है ये सेशन, कि आपको ये पहले एक एक चैप्टर करके लाइव में खत्म करेंगे हम लोग इसको। तो आइए हम लोग पहले चैप्टर के लिए करते, जो हमने इस तरह से थोड़ा पीडीएफ बना लिया है कि देखिए, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो विलियन चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है? विलियन चैप्टर है। तो देखो, यहाँ पे मैंने कहा ये शॉर्ट नोट्स होगा। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़िएगा सेशन पे, कि अच्छे से क्या करें, हम लोग तैयारी कर सके। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा क्या होगा कि हमें भी मोटिवेट होता रहेगा। तो इसमें हम लोग कर रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स है, ये क्लास 12th के लिए है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जो कि यूनिट नंबर 1 होगा। चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। चैप्टर का क्या नाम है? सोल्यूशन या विलियन। तो अब मैं विलियन की बात करूं तो विलियन कहा जाता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वैसा नोट्स या वैसा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स और रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, हम लोग क्या कहा गया कि एक आपकी हेडिंग क्या है? विलियन। इसमें क्या है? विलियन। विलियन का मतलब हो गया, परिभाषा यदि मैं बोलूं तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। समांगी मिश्रण होना चाहिए, होमोजीनस होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि पानी प्लस चीनी, पानी प्लस नमक, पानी प्लस ग्लूकोज आदि। तो यदि हम इन सबको मिलाता जाऊंगा तो ये क्या करेंगे कि ये सभी आपको एक समांगी मिश्रण देंगे, अर्थात इनके आपस में घुल जाएंगे। जैसे ये है, यहाँ पे कह दूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि पानी मिला दिया। एक क्या है यहाँ पे कि इसमें जल है प्लस चीनी है। अब जल और चीनी है, तो बताओ जल कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में। चीनी कैसा होता है? ठोस फॉर्म में। लेकिन जो बना होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? विलियन। तो विलियन कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में। विलियन कैसा होगा? लिक्विड फॉर्म में। तो बताओ, इसकी स्टेट आई एक, इसीलिए ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंगल फेज सिस्टम, एकल प्रवस्था तंत्र। एकल प्रवस्था तंत्र होता है, इसका पी की वैल्यू 1 लिखते हैं। तो इसमें ये बन गया। अब इसमें देखिए क्या है कि जल की मात्रा क्या होगी? अधिक, और चीनी की मात्रा कम। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं? विलेय। तो अब बताओ, ये देखो, विलायक और विलेय की बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पर, विलायक क्या होगा? जो अधिक मात्रा में हो वो क्या कहलाएगा? विलायक। और विलेय मतलब जो कम मात्रा में हो वो क्या बोलते हैं? विलेय। और जल व चीनी के विलयन में जल बताओ क्या काम कर रहा है? जल किसका हो गया? विलायक का काम कर रहा है। और चीनी किसका काम कर रहा है? विलेय का काम कर रहा है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे कहूं कि जो जल होगा वो सदैव
विलायक ही होगा, सदैव क्या होगा, विलायक होगा। इसकी मात्रा चाहे कम हो या ज्यादा हो, जल सदैव क्या होगा, विलायक होगा। ये है नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि तन और सांद्र। अब विलयन के टाइप्स की बात करूं, विलयन के प्रकार की बात करूं, तो एक हमने बताया कि तन विलयन होते हैं और कौन से विलयन, सांद्र विलयन होते हैं। तो तन और सांद्र विलयन में देखो क्या है कि तन विलयन और सांद्र विलयन। तन और सांद्र का मतलब है, जैसे मैं मान लो 1 लीटर पानी लूं, 1 लीटर पानी दो अलग अलग ग्लास में लूं, एक ग्लास में विले चीनी 1 चम्मच डालूं और एक ग्लास में चीनी में 2 चम्मच डालूं, तो जिसमें चीनी की मात्रा कम होगी वो तन कहा जाएगा और जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होगी वो सांद्र कहा जाएगा। तो क्या कहा गया, तन विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, जबकि सांद्र विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। क्या कहा गया है, तनु में कम और सांद्र में अधिक। कौन, विलेय की मात्रा, ये विलेय की बात करा रहा है। तो तन विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है और सांद्र में अधिक। अब एक कंसेप्ट मिलता है संतृप्त या सैचुरेट कंडीशन। संतृप्त या सैचुरेट मतलब विलेय की मात्रा अधिकतम, क्या हो, अधिकतम। अधिकतम का मतलब है कि पानी में मैं चीनी घोलता जाऊं, घोलता जाऊं, घोलता जाऊं, एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी का घुलना बंद, और जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा उस समय की बात को हम लोग संतृप्त विलयन बोलते हैं, जिसकी मात्रा क्या होगी, अधिकतम होगी, अब घुलेगा नहीं। और जब तक कोई चीज घुलता जा रहा है कि अधिकतम से क्या है, कम है, अधिकतम से कम होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन का मतलब हो गया कि संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, कि संतृप्त से भी और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, जिस सीधे टाइप का कहते हैं, वो अति संतृप्त विलयन। अब देखो किसी भी विलयन में दो चीजें होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि एक पानी और चीनी, चलो ये एक है पानी प्लस चीनी, और यदि चीनी की बात करूं तो ठोस और पानी होता है द्रव, और ये दोनों मिलते हैं क्या बनता है, विलयन। और ये विलयन कैसा बनाएगा, द्रव। तो बताओ विलयन की अवस्था किस पर निर्भर कर रही, विलेय पर। ये और यहाँ पर क्या होगा, जो आपका पानी होगा वो विलायक है और चीनी क्या है, विलेय। तो बताओ कि जो विलयन है, विलयन किस पर निर्भर कर रहा है, विलायक पर। तो विलयन की अवस्था किस पर निर्भर करेगी, विलायक पर। तो उसी आधार पर देखो विलयन क्या है, कि जो गैसीय विलयन होते हैं, तो गैसीय विलयन का मतलब विलयन कैसा है, गैस, और जब विलयन गैस है तो विलायक उसमें क्या लेंगे, गैस लेंगे। द्रवीय विलयन में विलायक क्या होगा, द्रव होगा, और ठोसी विलयन में विलायक क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, क्योंकि विलायक की अवस्था पर ही विलयन की अवस्था निर्भर करती है। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक मैंने सांद्रता के लिए लिया, क्या लिया गया, सांद्रता के लिए लिया गया है। देखिए इसमें एक ये भी है कि प्रवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं 9 टाइप हो सकता है कि द्रव को द्रव में मिलाया गया हो, गैस को गैस। तो ये थोड़ा टॉपिक एनसीईआरटी बुक में है, एनसीईआरटी बुक में आपके 9 के चैप्टर के या जो 9 विलय के प्रकार हैं वो लिखे हुए हैं, उसके बगल में एग्जाम्पल भी है, उसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वहां से एक क्वेश्चन मिला हुआ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वो आप एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से यहाँ पे लिखने का मतलब लॉस ऑफ टाइम है। तो सभी लोग जल्दी से हाँ शेयर करते रहिएगा, कि कितने कम टाइम पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवीजन कर सकें। तो देखो यहाँ पे हम लोग आ गए, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सांद्रता। क्या निकालेंगे, सांद्रता निकालेंगे। अब सांद्रता के लिए देखो क्या है, ये हम बात करें तो पहला है हमारा भार प्रतिशत। सांद्रता हम लोगों का क्या है, भार प्रतिशत, जिसको W/W लिखा है। जहां भी W/W लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि विलेय और विलयन दोनों क्या होंगे, ग्राम में होंगे। लिखा हुआ है 100 ग्राम विलयन में
घुली विलेय की मात्रा, ये भी किसमें है, ग्राम में, कि 100 ग्राम कोई विलयन ले, उसमें विलेय को मिलाते जाएं, जब एक टाइम संतृप्त विलयन बन जाएगा तो वो विलेय की मात्रा ग्राम में बताएंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी, भार सांद्रता कहलाएगी। फार्मूला कह दे हम इसको तो लिखेंगे W/W परसेंटेज विलेय का भार WB बटे विलयन का भार, वो भी किसमें, ये भी ग्राम में होगा और ये भी ग्राम में, और परसेंटेज है तो इंटू 100। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन गया एक। तो विलेय, जहां पे W क्या है, भार है, विलेय क्या है, देखो मैंने कहा है ना कि विलायक को A से, विलेय को B से और विलयन को P से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो हमें यहाँ पे पता चल गया विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू किसमें, 100, किसमें, ग्राम में, तो द्रव्यमान भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, या इसी को मैं कह सकता हूं द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से। दूसरी बात करें तो आयतन प्रतिशत आया। आयतन प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100 ml में विलयन लूं, उसमें विलेय को ml में मिलाते जाओ, जब संतृप्त विलयन बन जाए तो उसकी सांद्रता बताते हैं। तो बताओ यहाँ पे हम लिख सकते हैं V/V परसेंटेज विलेय का आयतन किसमें, ml में, बटे विलयन का आयतन, ये भी किसमें, ml में, इंटू 100। ये बन गया हमारा क्या, विलयन का। यहाँ W क्या था, W इक्वल टू हमने बताया था भार है, तो यहाँ पर V क्या है, V इक्वल टू क्या है, आयतन है, V इक्वल टू क्या है, आयतन है। तो बताओ B का मतलब विलेय का आयतन, T का मतलब विलयन का आयतन, तो आयतन प्रतिशत हो गया विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ये द्रवीय विलयन के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट है भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन का मतलब हो गया द्रव्यमान या आयतन या भार आयतन। परिभाषा कहता है कि जब हम 100 ml विलयन ले और उसमें चीनी को मिला दे मान लो ग्राम में, तो जब 1 ml में हो और 1 ग्राम में हो तो उस कंडीशन में हम लोग भार आयतन निकालते हैं, जो औषधियों में यूज किया जाता है। परिभाषा बोले तो 100 ml विलयन में घुली विलेय की ग्राम में मात्रा, किसमें मात्रा हो, ग्राम में मात्रा हो। फॉर्मूला बन जाता है W/V परसेंटेज इक्वल टू WB/VT। ये किसमें होगा, ये ग्राम में है परंतु ये किसमें है, ml में, इंटू 100। ये हमारा परिभाषा बन जाए, फॉर्मूला बन जाएगा कि विलयन का भार ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, विलयन का आयतन ml में, इंटू 100। ये हमारा बन गया द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग सांद्रता पढ़ेंगे वो सांद्रता नंबर देखिए है कि पार्ट्स पर मिलियन, अंश, पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है, ppm। इसी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, पार्ट्स भी लिखा, अंश के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, पार्ट्स भी लिखा मिलेगा एनसीईआरटी में, पार्ट्स पर मिलियन ppm। अब देखो ppm सांद्रता का यूज करते हैं, एक सूक्ष्म सांद्रता है, ये आपको हमारे लेक्चर में मिलेगा, हमने इसके वीडियो डाल चुका हूँ, विलयन जो हम लोग एक विस्तार से पढ़ रहा हूँ वहां पे है। ये तो हमारा केवल क्विक रिवीजन के लिए है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज में एक की सांद्रता निकालना। जैसे मैं कह दूं आपसे कि जल की कठोरता निकालना, कि समुद्र का जल ले लिया जाए, उसका थोड़ा पानी लेकर के उसमें पता लगाए कितना सोडियम कितना क्या है, वायुमंडल से किसी गैस का पता लगाना, तो ये सब हमारे पीपीएम में निकालते हैं। तो ये कहता है कि 10% था, तो प्रतिशत में मैंने क्या किया था, 100 का यूज किया था। बड़ी संख्या में है तो यहाँ पे हम इसको 10 लाख बोलेंगे। 10 लाख में या 10⁶ ग्राम में विलयन में घुली विलेय की मात्रा हो। अब पीपीएम को हम लिखेंगे विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार भी क्या होगा, ग्राम में, इंटू 100। यहाँ पे तो फॉर्मूला लिख दिए, तो ये हमारा बनता है। अब एक चीज और है कि यूनिट कन्वर्जन है, तो यूनिट कन्वर्जन के लिए आपको मैंने एक वीडियो बनाया है कि उसमें आप देखेंगे कि जब विलयन का सीरीज चलेगा उसमें 6 या 8 पार्ट होगा, जहां पर एक पीपीएम की एक नोट्स बनी हुई, तो वहां पे मिल जाता है। नेक्स्ट है एक मोलरता। ये नेक्स्ट हेडिंग है
सांद्रता है मोलरता, मोलरता जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता और मोलरता दो होते हैं, तो ये मोलरता है, मोलरिटी। क्या बोलते हैं? मोलरिटी है 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या। यहाँ पर विलयन कैसा लिया जाएगा? 1 लीटर कोई विलयन ले, उसमें कोई विलेय को मोलों की संख्या पे बताएं, और हमें पता है मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। ये चीज ध्यान रखना कि W बटे यम और मोल को यन से प्रदर्शित करते हो, भार बटे अणुभार। तो देखो फार्मूला लिख दिया मोलरता को किससे? कैपिटल यम से। तो विलेय के मोलों की संख्या, मोल को यन से, विलेय को बी, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मैं कहूं यदि भार नहीं पता है तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू वी टी लीटर में। मतलब ये भी फार्मूला बन सकता है कि विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में। मात्रा की यदि बात करूं तो बताओ ये किस में होगा? विलेय का भार ग्राम में होता है, तो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, या फिर कैपिटल एम भी लिखा रहता है, तो ये यूनिट बन जाता है। हम लोग यहाँ पर केवल क्या कर रहा हूं कि नोट्स को तैयार कर रहा हूं, न्यूमेरिकल के लिए नहीं है। तो ये हमारा यूनिट्स या सांद्रता बनता है। नेक्स्ट सांद्रता है, देखो मोललता है। नेक्स्ट क्या है? मोललता, जिसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये कहता है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में। अब बताओ मोललता यम बराबर होता है एन बी बाई डब्ल्यू ए इंटू के जी में, और विलेय के मोल को लिख सकता हूं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए किसमें? के जी में। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? मोलों की संख्या। मात्रा क्या लिख देंगे? मोल पर केजी, मोल पर केजी, या फिर इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले वाला जरा देखिएगा कि जहां पे ये यूनिट है ग्राम ने, मोल के लिए कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या चीज यूज कर रहे हैं? मोल के लिए। तो लिखेंगे मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम का यूज करते हैं। तो ये हमारा बन गया मोललता 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ये फार्मूला। अब एक आता है इसी में सांद्रता मोल प्रभाज, जिसको काई से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज क्या कहता है कि किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो जो मोल प्रभाज होगा उसमें, मोल प्रभाज में, उसमें जो विलेय के मोल और कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, उसी को मोल प्रभाज कहते हैं। तो ये लिखा मोल प्रभाज, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। इसी को मैं लिख सकता हूं एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, कुल मोल हो गए। ये फार्मूला है। और ये यूनिट लेस होता है। ये क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये यूनिट विहीन होता है। तो ये बन गया। अब देखिए इसमें ये है, जल्दी से सभी लोग शेयर करिए और लोग जुड़ते रहिए, जिससे कि क्लास में कुछ अच्छा लगे। नेक्स्ट सांद्रता देखो। अब नेक्स्ट जो ये सांद्रता पढ़े थे, अब नेक्स्ट एक टॉपिक मिलता है इसमें विलेयता। हम लोग क्योंकि विलयन चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो विलेयता या घुलनशीलता। तो देखो क्या है विलेयता या घुलनशीलता, इंग्लिश में सैल्युबिलिटी कहा जाता है इसको। सैल्युबिलिटी है, कहता है कि किसी भी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि मैं कोई 100 ग्राम विलायक लूं या विलयन लूं, विलायक लूंगा, और उस विलायक में मैं क्या करूं, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि ये एक क्या है, इसमें एक विलायक मान लो जल है,
लेकिन ये कितने ग्राम है? 100 ग्राम। अब इस जल में मैं क्या करूं कि कुछ पार्टिकल्स मिलाते जा रहा हूं छोटे छोटे, और वो घुलते जा रहे हैं। वो क्या जा रहे हैं? घुलते जा रहे हैं। तो अधिकतम मात्रा में जो एक निश्चित ताप पर घुलते जाएंगे, तो जितना वो घुलेगा वही उसकी घुलनशीलता या विलेयता कहा जाएगा, जो याद कर। तो क्या कहा गया? विलेयता की परिभाषा किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, ताप में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि ताप के परिवर्तन से सांद्रता में भी परिवर्तन हो सकती है। तो ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो 100 ग्राम विलायक में जो घुल जाए वही मात्रा कहलाएगी। अब जैसे मैंने कहा, देखो घुलनशीलता है उसके नेचर पर निर्भर करता है। दो चीजें होती है, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ध्रुवीय अणु, ध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक में क्या है? समान एक वर्ड मिलेगा एनसीईआरटी में, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब हो गया जैसा का तैसा। यदि कोई विलायक ध्रुवीय है तो उसमें विलेय भी ध्रुवीय होगा, तो उसकी घुलनशीलता अधिक होगी। लेकिन यदि विलायक अध्रुवीय है और विलेय ध्रुवीय है, अलग अलग नेचर के होंगे, तो घुलनशीलता कम होगी। तो एग्जांपल देखो, मैंने कहा O2 जल में कम घुलनशील है, जबकि CO2 और HCl घुलनशील क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि जल जो होता है, जल एक प्रकार का, मैं H2O की बात करूं तो जल एक प्रकार का ध्रुवित होता है या ध्रुवीय होता है, जबकि O2 क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। तो बताओ, एक ध्रुवीय और अध्रुवीय तो नेचर अलग, तो कम घुलनशील। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और HCl दोनों क्या होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। तो वो जल भी ध्रुवीय, कार्बन डाइऑक्साइड और HCl भी ध्रुवीय, तो इसकी घुलनशीलता अधिक होती। तो मैं कहूं जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक घुली होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड की? तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में करिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि घुलनशील जो होता है अवशोषण गुणांक के समानुपाती। अवशोषण गुणांक, अवशोषित करने वाली मात्रा या रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवशोषण गुणांक। कि 1 लीटर में जितना ज्यादा से ज्यादा अवशोषित हो जाए उसी को अवशोषण गुणांक कहते हैं। जो कि इसकी वैल्यू लिखी रहती है कि इसकी वैल्यू इतना, अवशोषण गुणांक इतना है, इतना है। तो जिसका अवशोषण गुणांक अधिक होगा उसकी घुलनशीलता भी क्या होगी? अधिक होती है। तो इसका मतलब ये है जो हमने नोट करके लिखा। नेक्स्ट देखो, जो नियम मिलता है हेनरी का नियम, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थ्योरी के कंसेप्ट में भी और न्यूमेरिकल के कंसेप्ट में भी। हेनरी का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में, अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये मिलता है कि हेनरी का नियम लागू होता है गैस को द्रव में मिलाने पर, कि गैस को गैस में मिलाने पर, कि गैस को ठोस में मिलाने पर। तो हेनरी का नियम जो काम करेगा वो गैस को द्रव में मिलाने पर काम करता है। तो गैस की द्रव में घुलनशीलता, गैस की द्रव में घुलनशीलता है, अर्थात द्रव विलायक होगा और गैस विलेय होगा। जैसे एग्जाम्पल 3 थे हेनरी के नियम से, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, हेनरी के अनुप्रयोग लिखने को आता है। तो वहां पर एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे हेनरी के नियम, या आपको हेडिंग मिलेगी दाब में परिवर्तन, या दाब में परिवर्तन या सांद्रता, वहां पे मिलेगा 3 होंगे। एक होता है कि कोल्ड ड्रिंक बॉटल जो होती है, जो सोडा वाटर होता है, कोल्ड ड्रिंक में क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती, तभी तो हम उसको खोलते हैं तो उसमें से झाग निकलता है। तो वो हेनरी का नियम है। एक गोताखोर के लिए है और एक पर्वतारोही के लिए होता है। तो उसको आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है सभी लोगों को। तो कहा गया है हेनरी का नियम, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती। जितना ज्यादा हम गैस में दाब लगाते जाएंगे वो द्रव में उतना ज्यादा क्या होती जाएगी? घुलती जाएगी। तो गैस की दाब में समानुपाती, उसके समानुपाती यम समानुपाती पी। यम क्या है? गैस या घुली हुई गैस की मात्रा होती। पी क्या है? साम्य पर गैस का दाब, जितना दाब दे रहे हैं। समानुपाती हटाते हैं तो के का यूज करता हूं, और के का मतलब हो गया यहाँ पर स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक? समानुपाती स्थिरांक। इसी को डाल्टन ने कहा था, कि एक डाल्टन ने कहा है कि डाल्टन के अनुसार कहा गया है
कि किसी भी गैस का दाब उस गैस के मोल प्रभाज के किसी गैस का दाब उस गैस के मोल प्रभाज के अनुपात को हेनरी स्थिरांक कहते हैं। मतलब हेनरी स्थिरांक आया कि किसी गैस का जो दाब होगा और जिस गैस पे लग रहा होगा उस गैस के मोल प्रभाज के अनुपात, मतलब दाब और मोल प्रभाज को भाग देने पर जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यदि किसी गैस का मोल प्रभाज जितना ज्यादा होगा उसका स्थिरांक का मान उतना कम होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये व्युत्क्रमानुपाती। और यदि कहा जाए हम किसी गैस को दाब जितना ज्यादा देंगे उसका हेनरी स्थिरांक का मान भी उतना ज्यादा आ जाएगा। तो कह दिया जाए निम्न गैसें ए बी सी डी, इनका दाब इतना 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 है, तो हेनरी स्थिरांक किसका अधिक होगा, तो जिसका दाब अधिक उसका हेनरी स्थिरांक का मान अधिक। और नेक्स्ट कह दिया जाए कि जिसका मोल प्रभाज, गैसों का मोल प्रभाज क्रमशः इतना इतना है, तो हेनरी स्थिरांक बताओ। तो मोल प्रभाज का मान जिसका सबसे ज्यादा होगा हेनरी स्थिरांक का मान उससे सबसे कम होगा। तो ये हेनरी स्थिरांक टॉपिक होता है जो कि गैस की द्रव में विलेयता के लिए है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट नंबर देखो हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक आता है ये गैस की द्रव में विलेयता के लिए था। ठोस वाला हम लोगों को यहाँ पर विलयन में नहीं पढ़ना है, वो सॉलिड स्टेट पढ़ते थे जो कि एमएसपी में अब बोर्ड एग्जाम माध्यमिक में यहाँ पे काट दिया गया है। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वाष्प दाब वेपर प्रेशर होता है। वेपर प्रेशर कहता है कि स्थिर ताप पर वाष्प दाब, वाष्प दाब का मतलब वाष्प के द्वारा लगने वाला दाब, और वाष्प आएगा कहां पे, जब किसी को गर्म करेंगे। और यदि मैं किसी को लगातार गर्म करता रहूंगा तो वो साम्यावस्था नहीं प्राप्त करेगी। इसीलिए क्या कहा गया, स्थिर ताप पर एक बार गर्म करें और ताप को फिर कांस्टेंट कर दें। तो स्थिर ताप पर द्रव वाष्प साम्य, साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। मतलब ये है कि जैसे ये एक कंटेनर है, यहाँ पे मैं कंटेनर को क्लोज कर दिया और यहाँ पे ये द्रव भरा हुआ है। अब इसको हीट करें, हीट करने के बाद स्थिर कर दिया, तो बताओ द्रव किस में बदलेगा, वाष्प में। और ये क्या है, ये सब द्रव है, ये क्या है, ये सब द्रव है। ये द्रव है। अब वाष्प धीरे धीरे इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर फिर द्रव में आएगा, और फिर यही तो द्रव और वाष्प चलता रहता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि द्रव और वाष्प की मात्रा बराबर हो जाएगी, और जिस टाइम द्रव और वाष्प की मात्रा बराबर हो जाएगी उस समय वाष्प द्वारा जो इस बर्तन के चारों ओर दाब लग रहा होगा वही उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब बोलते हैं। तो यही आपका वाष्प दाब कहलाएगा। अब वाष्प दाब के लिए हम लोग कौन सा नियम पढ़ते हैं, हेनरी का नियम पढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी के नियम के लिए विलयन कैसा हो, द्रव का द्रव में घुलनशीलता हो, अर्थात विलेय और विलायक दोनों द्रव होने चाहिए, जबकि हेनरी के नियम में विलेय गैस और विलायक क्या हो, द्रव हो। ये अंतर है। हाँ जी, जुड़ते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होगा, और अपने लोगों को भी शेयर करिएगा। यदि कोई नया है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट है इसमें, अब इसी में राउल्ड का नियम। राउल्ड का मतलब हो गया कि जिसमें विलायक, ए हम लिख दें तो ये विलायक है, और बी लिख दें तो क्या है, विलेय है। विलायक भी आपका कैसा हो, द्रव हो, और विलेय भी कैसा हो, द्रव होना चाहिए। अब कहता राउल्ड कहते क्या है, सभी काम ताप स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर, अब देखो मैंने फॉर्मूले में लिखा, लैंग्वेज में नहीं, लैंग्वेज में बता रहा, स्थिर ताप पर किसी भी पदार्थ या किसी भी द्रव का दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मैंने कहा मान लो कोई ए है पदार्थ या द्रव, ए द्रव का वाष्प दाब ए द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। वैसे ही बी द्रव का वाष्प दाब
बी द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो कहा जाता है स्थिर ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये किसने कहा? राउल्ट का नियम। और समानुपाती हटाया गया तो पी नॉट ए रखा गया और यहाँ पे समानुपाती हटाया तो पी नॉट बी रखे। अब देखो यहाँ पर एक डाल्टन का नियम था। डाल्टन ने कहा था कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब उसमें उपस्थित प्रत्येक घटकों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर किसी विलयन का कुल वाष्प दाब, पीटी का मतलब हो गया टोटल प्रेशर, कुल वाष्प दाब घटक ए और घटक बी के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। योग का मतलब प्लस। तो बताओ पीटी बराबर मैंने पी ए प्लस पीबी लिख दिया। ए और बी घटक के वाष्प दाब के योग के बराबर विलयन का वाष्प दाब। अब पी ए और पीटी की वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया तो पीटी बराबर आ गया पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। तो ये एक फार्मूला बन जाता है और इन फार्मूले से न्यूमेरिकल भी आते हैं। अब पीटी की मैं बात करूं तो पीटी होता है विलयन का कुल वाष्प दाब। पी नॉट ए का मतलब होता है या पी नॉट बी का मतलब होगा कि नॉट नहीं लिखा, देखो मैं नॉट का मतलब बता दे रहा हूं। यदि जहां नॉट लिखा वो नॉट का मतलब होता है शुद्ध। किसकी बात कर रहा है? शुद्ध की बात कर रहा है। तो पी नॉट ए एंड पी नॉट बी का मतलब ए और बी शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है, और चाई ए और चाई बी का मतलब ए और बी के मोल प्रभाजो हो गया। और यहाँ पर पी ए और पी बी क्या है? ए और बी विलयन में जो वाष्प दाब होगा उसकी बात करता है। तो ये यहाँ पे इसके लिए बन गया। नेक्स्ट जो है देखो, नेक्स्ट है अब ये राउल्ट के अनुसार विलयन दो प्रकार के थे, एक आदर्श विलयन और एक अनादर्श विलयन। जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा वो आदर्श है और जो पालन नहीं करेगा वो अनादर्श है। तो देखो यहाँ पर आदर्श विलयन कहा गया है सांद्रता व ताप के विभिन्न परासों में, मान लो कोई भी हम तापमान कम या ज्यादा करें लेकिन राउल्ट के नियम का पालन करता हो, ताप चाहे बढ़े या घटे लेकिन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वह विलयन क्या कहलाएगा? आदर्श विलयन। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो विलयन क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन। अब देखो राउल्ट का नियम क्या कहता था कि इसके पहले हमने पढ़ा है ना, पी ए बराबर होता है पी नॉट ए चाई ए और पी बी बराबर पी नॉट बी चाई बी, और पी एस बराबर हो गया पी ए प्लस पी बी, और पी एस लिखा जाए या पी टी, मैंने पी एस लिख दिया। यदि मैं यहाँ पर पीटी का भी यूज कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये पीएस का मतलब सोल्यूशन या पीटी का मतलब टोटल हो गया। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। और अब देखो इसमें नेक्स्ट कहा गया है कि जो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि डेल्टा एच मिश्रण मतलब अभिक्रिया में जो आंतरिक ऊर्जा, ये एच का मतलब हो गया एंथैल्पी। एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात जितना अभिकारक का ओर ताप था बिना मिलाए तापमान था उतना ही मिलाने के बावजूद भी तापमान है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और उसकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अनादर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते और ना करने के कारण या तो पालन नहीं करेंगे तो राउल्ट के नियम से या तो मान ज्यादा होगा या तो मान कम होगा परंतु जीरो नहीं होगा। तो उसी को मैंने पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए चाहिए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी चाहे भी, या पी एस या पी टी नॉट इक्वल टू पी ए एंड पी बी। अब इन दोनों को यदि हम कह दे तो आयतन में जो अंतर होगा या मिश्रण में अंतर होगा वो जीरो से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वैसे एंथैल्पी में मान जीरो भी हो सकता और ज्यादा भी हो सकता, कम भी हो सकता। अब आदर्श और अनादर्श विलयन दो प्रकार के धनात्मक विचलन दिखाने वाले और ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के धनात्मक और ऋणात्मक, क्यों? क्योंकि या तो कम होगा या तो ज्यादा। तो ये टॉपिक आपको एक बुक से ही पढ़ना है तो वहां के लिए है। नेक्स्ट देखो टॉपिक क्या है इसमें। अब हम लोग जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक होता है इसमें जो हर साल लगभग कोई ना कोई चाहे थ्योरी के रूप में पूछे या फिर ये किसके न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछे तो उसके लिए होता है। हाँ जी, ऐसे ही हम आपको पेपर के पहले पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्विक रिवीजन कराता रहूं
बस आप लोगों का साथ और स्नेह और प्यार बना रहे। जितने ज्यादा से तो इतना ही हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो आप लोगों के लिए उतना ज्यादा से ज्यादा हम खुद ही तैयार करके आप लोगों को सुविधा दें। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक मतलब कि विलयन का ऐसा गुण जो अणु या कणों की संख्या पर निर्भर है। मान लो मैं कण या अणु की संख्या को कम या ज्यादा कर दूं तो उसके गुणधर्म अर्थात उनकी प्रॉपर्टी में भी क्या है, परिवर्तन आ जाए। तो अणुसंख्यक इसी को इंग्लिश में कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है, जो गुण अणुओं की या कणों की संख्या पर निर्भर करे। अर्थात या तो कणों या अणु मतलब मॉलिक्यूल, कण का मतलब पार्टिकल्स, तो कंपोनेंट पर निर्भर करता है। तो मैंने लिख दिया अणुसंख्यक गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती। कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी बढ़ेंगे, और कणों की संख्या घटेगी तो अणुसंख्यक गुणधर्म भी घटेंगे। तो ये बनता है। अब ये 4 प्रकार के पढ़ने, कितने टाइप के पढ़ने, 4 टाइप के। पहला हमारा जो है वो है अवाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब देखो इसका मतलब क्या है, और ये हम क्या करते हैं, जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ लें, उसमें कोई कण डालें और कण वाष्पशील हो तो कणों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन उसके ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। और जब ऊर्जा कम होगी तो उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और गतिज ऊर्जा कम होने के कारण उनका वेग कम हो जाएगा, और वेग के अनुसार इनके गुणधर्म हम बताते हैं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है, जिसको कहा गया है कि किसी भी विलयन के अवाष्पशील विलय के लिए ये राउल्ट का नियम है। देखो राउल्ट के नियम 2 प्रकार, राउल्ट का नियम लिखो, या कहता है अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम। तो जो यहाँ पर ये बनेगा ये सब अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम लेकिन कैसा, अवाष्पशील विलेय हो। विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। तो देखो P माइनस पी एस बाई पी इक्वल टू चाय बी। P जो होता है वो कहता है कि विलेय का दाब माइनस विलयन का दाब बटे विलेय का दाब, या मैं कह सकता हूं शुद्ध विलायक का दाब माइनस विलयन का दाब बटे शुद्ध विलायक के दाब के बराबर विलेय का मोल प्रभाज होता है। ये कौन है, ये आपेक्षिक अवनमन है। ये इतना क्या है, जो P नॉट माइनस पी एस है, मतलब के आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन के वाष्प दाब को ही आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। सॉरी, वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। वाष्प दाब के अवनमन का मतलब होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब के बराबर वाष्प दाब का अवनमन आता है। और यदि मैं आपेक्षिक की बात कर जाऊं तो आपेक्षिक का मतलब होता है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या करें, हम भाग दे दें, रेशियो निकाल लें। तो वही बना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर मोल प्रभाज। मैं लिख दूं यहां पर तो कह सकता हूं वाष्प दाब का आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर चाय बी, यही है। और इसी को मैंने क्या बताया, P नॉट पी एस बाई पी। और वाष्प दाब का अवनमन P क्या है, शुद्ध विलायक का P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब घटा के शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को भाग दे दें तो वो बनेगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज के स्थान पे मैं लिख सकता हूं विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का कुल वाष्प दाब। अब हम इसको तनु कर रहे हैं, तनु का मतलब क्या है, जल की मात्रा बढ़ा रहे हैं। और जब जल की मात्रा बढ़ाएंगे तो तनु करने पर बताओ विलायक की मात्रा अधिक होगी और विलेय की मात्रा कम होगी, अर्थात विलेय के मोलों की संख्या कम और विलायक के मोलों की संख्या बहुत ज्यादा। और जब विलायक के मोलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो विलेय के मोलों को निगलेक्ट कर देते हैं,
और निगलेक्ट करने पे आया पी नॉट या पी माइनस पी एस बाई पी बराबर एन बी बाई एन ए, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या। इसी को यदि मैं और पोस्टमार्टम कर दूं तो पी पी एस बाई पी और विलेय के मोल को लिख सकता हूं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू बाई डब्ल्यू ए बटे एम ए। इसको ऊपर भेज दूं तो लिख सकता हूं पी पी एस बाई पी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये इसका फार्मूला है कि ये भी बनता है। यहां से भी न्यूमेरिकल आते हैं कि विलेय का भार इंटू विलायक का भार बटे विलेय का भार बटे विलायक का। इससे भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते, तो ये हमारे और संख्यक गुणधर्म का पहला पोर्शन था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा देखो, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना, कि जब हम किसी अवाष्पशील विलेय में क्या किया जाए, अवाष्पशील विलेय हो, क्या किया जाए, अवाष्पशील विलेय, और उसमें क्या मिला दें हम, विलायक मिलाएं। जब विलायक मिलाएंगे तो कणों की संख्या तो बढ़ेगी, कणों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई, लेकिन गतिज ऊर्जा घट गई। और जब गतिज ऊर्जा घट गई तो वेग भी क्या करेगा, घट जाएगा। और वेग घटने के कारण जो कमी आई किसमें, क्वथनांक में कमी आती है, क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक के बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, उन्नयन। क्या बोलते हैं, उन्नयन। तो जब वेग घटा तो उसका क्वथनांक क्या करेंगे, वेग घट जाएगा तो हमको और गर्म करें, और गर्म करने पर उसका क्वथनांक बढ़ता है तो उसको भी बढ़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उन्नयन। तो कहा गया अवाष्पशील विलेय घोलने पर किसमें, विलायक में, घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो उन्नयन का मतलब हो गया वृद्धि। मैंने कैसे घोला, अवाष्पशील विलेय में विलायक को मिलाया, कणों की संख्या बढ़ गई और इसमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे वेग घटता है, क्वथनांक बढ़ता है। तो वेग ज्यादा होगा, कम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक। तो अवनमन। अब ये क्वथनांक तो डेल्टा टीबी किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा टीबी, बी का मतलब बॉइलिंग, टी का मतलब टेम्परेचर। अब जब डेल्टा टीबी का मान होगा तो पहले क्वथनांक चाहे जो रहा हो, बाद में क्या किया, बढ़ गया। तो अधिक वाले से कम वाले को घटाते हैं, तो मैंने विलयन का क्वथनांक माइनस टी, मतलब विलयन का टेम्परेचर माइनस पहले का टेम्परेचर टी लिख दिया। अब इसका जो हम निकालते हैं वो कहता है कि किसी विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है उसकी मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता को समानुपाती हटाते हैं तो समानुपाती के स्थान पे केबी यूज करते हैं, और केबी को कहा जाता है मोलल अवनमन मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, ये समानुपाती। अब फार्मूला लिखते हैं तो एमबी मतलब विलेय का द्रव्यमान इंटू बराबर हो जाएगा 1000 इंटू मोलल अवनमन स्थिरांक इंटू विलेय का भार बटे क्वथनांक में उन्नयन इंटू विलायक का भार। ये फार्मूला बनता है क्वथनांक के उन्नयन के लिए। नेक्स्ट जो आपका जो मिलता है और संख्यक गुणधर्म, वो हिमांक में अवनमन। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। अब देखो हिमांक में अवनमन का मतलब यही से ही सेम है। अब सेम का मतलब मैंने क्या बताया अभी, कि मैंने कहा है कि जो अवाष्पशील है, अवाष्पशील विलेय है, उसमें क्या मिलाया जाता है, विलायक। और जब विलायक मिलाते हैं तो कणों की संख्या क्या हो जाती, कणों की संख्या बढ़ गई। अब कणों की संख्या बढ़ी तो भी मैंने क्या बताया, गतिज ऊर्जा कम हो गई और वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेग कम हो गया तो हिमांक भी क्या हो जाएगा,
क्योंकि क्वथनांक बढ़ता है तो हिमांक घट जाता है, और हिमांक घट गया तो घटने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अवनमन बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, हिमांक का अवनमन। तो कहा गया है अवाष्पशील पदार्थ में घोलने पर हिमांक में अवाष्पशील विलेय लिख दें, विलेय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी क्या कहलाएगी, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होती है। अवनमन का मतलब कमी, बिल्कुल सेम है। अब बताओ, पहले जो भी हिमांक रहा होगा, जब विलयन बन गया तो उसका हिमांक और क्या हो गया, कम। तो विलायक का हिमांक ज्यादा था, विलयन का हिमांक क्या हो गया, कम। तो बताओ हिमांक में परिवर्तन निकालें तो क्या लिखेंगे, विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। यही चीज ध्यान देना, इसके पहले वाले में उल्टा था, ठीक है ना। यहां वाले में देखो आप कि यहां पर डेल्टा टी भी टीएस माइनस टी था, जबकि इसके बाद वाले में जो हिमांक में देख रहा हूं टी माइनस टी एस है। यही आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल में करना है, और फार्मूला सेम है कि विलेय का द्रव्यमान बराबर 1000 गुणे के एफ। मतलब क्या हो गया, के एफ का मतलब हो गया है कि मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, या इसी को बोल देते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। और ये डब्ल्यू बी विलेय का भार हो गया, और इंटू डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन इंटू विलायक का भार हो गया। और वही चीज है कि हिमांक में अवनमन मोल, ये क्या है, मोललता, मोललता के समानुपाती होता, समानुपाती हटाए तो के एफ का यूज करें, तो ये हमारा बनता है। नेक्स्ट एक टॉपिक है इसमें परासरण दाब। तो देखो पहले मैं यदि परासरण की प्रक्रिया की बात करूं तो परासरण की प्रक्रिया क्या कहता है कि यदि मैं इसके आगे परासरण की प्रक्रिया दिखा दूं तो जो परासरण है, देखो परासरण जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, क्या बोलते हो, ऑस्मोसिस। कहता है कि एक आप दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन लो, जिसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दें, ये है, ये क्या है, एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, और दो अलग अलग वाले क्या हैं, ये सांद्रता वाले क्या हैं, विलयन होंगे, ठीक है ना। दो अलग अलग सांद्रता, एक तनु है और एक क्या होगा, सांद्र होगा। तो किसी में विलेय की मात्रा कम और किसी में ज्यादा, इसमें विलेय की मात्रा कम और इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा। तो कहता है किसमें कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर कौन जाएगा, विलायक। कौन जाता है, विलायक। कौन जाएगा, विलायक। जो गम करते हैं तो वही प्रक्रिया परासरण की प्रक्रिया कहलाती है, कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक की कण गति करने वाली प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। अब देखो ये परासरण की प्रक्रिया हो रही, अब इसमें मैं क्या कर दूं कि एक क्या किया जाए कि सांद्रता की ओर एक पिस्टन लगा दें। अब इसको मैं प्रेशर देता जाऊं, प्रेशर दे रहा हूं, प्रेशर देता जाऊं तो धीरे धीरे इसका दाब कम होगा, कणों के बीच की दूरी कम होगी तो कण के गमन क्या होगा, कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कितना प्रेशर देंगे कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, गम करना बंद कर जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना बंद हो जाएगा। तो जो दिया गया दाब इतना दाब हो कि इसके परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, वही परासरण दाब है। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगता है वही क्या कहलाता है, परासरण दाब। एक आप पढ़ते हैं परासरण व्युत्पन्न, जिसको आप आरओ पढ़ते हो, जो आरओ पानी होता है, रिवर्सिबल ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल ऑस्मोसिस। रिवर्सिबल ऑस्मोसिस का मतलब समझो क्या हो गया। अब मान लो कि ये हमारी प्रक्रिया में दाब देता गया, अब मैं इतना और ज्यादा दाब दूं कि प्रक्रिया उल्टा होने लगे। उल्टा का मतलब ये सांद्र से किसकी ओर आने लगे, तनु की ओर। और जब सांद्र से तनु की ओर आने लगेगा, कौन आएगा, ये विलायक। तो उसी समय की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल ऑस्मोसिस की प्रक्रिया उल्टा हो गई। और बताओ विलायक का मतलब जल, शुद्ध जल हमारा इधर आने लगेगा और किसी के थ्रू के क्या करें, हम निकाल लें इसको। तो यही हमारे जो आरओ का सिस्टम लगता है वो यही होता है। तो ये परासरण की प्रक्रिया है। तो परासरण की प्रक्रिया के लिए तो हमारा टॉपिक क्या था यहाँ पे, तो टॉपिक था परासरण दाब। तो देखो परासरण दाब को पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन या शुद्ध विलायक के बीच
होने वाले परासरण की क्रिया को, जो अभी हमने पहले बताया, रोकने के लिए आवश्यक दाब की मात्रा ही क्या है? परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए दिया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। और एक चीज यह है कि परासरण और एक होता है विसरण। कभी कभार अंतर पूछता, परासरण और विसरण में अंतर बताओ, तो ये आपको बुक से पढ़ना है, आपको बताया गया। अब परासरण दाब के लिए आप बुक में पढ़ते हैं तो बायल्स का यूज करते हैं। इसमें एक मिलता है अणुसंख्यक गुणधर्म के रूप में। अणुसंख्यक गुणधर्म पे एक है वान-टॉफ एक वैज्ञानिक थे। वान-टॉफ ने आदर्श समीकरण का पालन करते हुए एक समीकरण बताया। तो ये समीकरण कौन निकालता है? वान-टॉफ। क्या नाम है इनका? वान-टॉफ। और वान-टॉफ ने अलग अलग समीकरण देते हैं आदर्श, जैसे कह दिया बायल्स वान-टॉफ समीकरण, चार्ल्स वान-टॉफ समीकरण। उनके अनुसार एक समीकरण बनता है पीवी बराबर एनआरटी, जो आदर्श गैस समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो पीवी बराबर एनआरटी, एन बराबर मोलों की संख्या जो होता है भार बटे अणुभार, तो मैं लिख सकता हूं पीवी बराबर डब्ल्यू बाई एम आर टी हो गया। अब मैं क्या करूं, वी को इधर भेज दिया जाए तो वी एन बाई वी, एन मोलों की संख्या, वी आयतन है। तो एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को सांद्रता कहता हूं या मोलरता? तो बताओ ये सांद्रता, या मैं लिख सकता हूं P बराबर एम आर टी, मोलरता भी कह सकता हूं। तो ये भी एक फार्मूला बनता है पीवी बराबर एनआरटी, पक्षांतर करके कर सकते। आर का मान गिवन होगा या नहीं गिवन है तो हम रख सकते हैं 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक है इसी में समपराशरी विलयन, जिस विलयन में मान लो दो अलग अलग विलयन है और उन दोनों विलयनों के दाब समान है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समपराशरी विलयन। तो ये होता है कि कुछ इसमें आपको वान-टॉफ गुणक के अनुसार भी फार्मूला लगाते हैं। वान-टॉफ गुणक को मैं आई से प्रदर्शित किया जाता है। वान-टॉफ गुणक कहता है कि रेशियो निकालते हैं कि जो पहले कणों की संख्या बाद वाले कणों की संख्या के अनुपात को करते। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था जो कि हम लोगों ने पढ़ा है ये विलयन चैप्टर के लिए। तो ये देखो जो हमारा है, ये पहला वीडियो था हम लोगों ने इसमें देखा है। फिर दूसरा है, दूसरे में ये है दूसरा जो तनु संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त, गैसीय और द्रवीय और ठोस विलयन के लिए था। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक बताया था प्रतिशत या सांद्रता निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार और आयतन प्रतिशत था। उसी में हमने बताया था अंश प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन है, मोलरता, मोल प्रभाज। और नेक्स्ट हमने विलेयता बताया। विलेयता में आपको हेनरी का नियम बताया गया है। हेनरी के नियम के बाद द्रव्य वाष्प दाब आया, जो कि वाष्प दाब में राउल्ट का नियम था। राउल्ट के नियम के बाद आदर्श और अनादर्श विलयन मिले हम लोगों को। उसके बाद अणुसंख्यक गुणधर्म 4 पढ़े, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जो ये फार्मूला है। उसके बाद है कि क्वथनांक में उन्नयन। उसके बाद है आपका हिमांक में अवनमन। और उसके बाद था परासरण दाब, जो कि हमने यहाँ पर परासरण की प्रक्रिया आपको बताया। इस प्रकार से आपको ये टॉपिक मिला। तो आप सभी के लिए क्या है कि हमने कहा कि बेस्ट ऑफ लक रहेगा इसके लिए, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि सभी लोग क्या करें अपना एग्जाम को रिवीजन करते हैं। तो ये हमारा विलयन का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में क्या कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए तो ये है। अभी हम लोग फिर लाइव मिलते रहेंगे, तो हम कुछ समय बाद आपको लाइव बताएंगे आपको किस चैप्टर के लिए। इसके बाद जो चैप्टर होगा उसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा समय चैप्टर है? वैद्युत रसायन।